परंपरागत बीज जो है हम धीरे धीरे विलुप्त कर रहे हैं और आने वाले समय में शायद वो बीज हम ढूंढेंगे तो शायद हमें नहीं मिलेगा। तो उन लोगों की, उन आगे आने वाली पीढ़ियों के जिन्होंने रामदाना नहीं देखा, जिन्होंने तिल नहीं देखा, जिन्होंने अलसी नहीं देखी है, जिन्होंने सांवा नहीं देखा, जिन्होंने कोदो नहीं देखा, जिन्होंने किन्नो नहीं देखा है, इन बीजों को यदि आपके पास मिलते हैं और अगर आप अभी से इकट्ठा करते जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक बैंक बनेगा और इस बैंक से बाद में आगे चल करके कई सारे उद्यम हो सकते हैं। तो उद्यमिता के कई क्षेत्र हैं। एक तो ये है कि हम बीजों पे कैसे हम इसको बीजों को कंजर्व कर सकते हैं, यानी बीज बैंक बना करके। युवाओं हैं जितने भी, यदि आप युवा हैं, यदि आप कृषि उद्यमी बनना चाह रहे हैं या एफपीओज़ के मेंबर हैं या स्वयं सहायता समूह के हैं, तो आप इस बीजों को एक बीज बैंक बना करके एक बड़ा सा अपना एक स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के पास बीज ही ख़त्म होते जा रहे हैं। अरहर के बीज अब आप देसी अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा और बहुत सारे किसान भाई जो हैं हमारे अरहर के बीज जो है इनके पास नहीं है। पहली बात तो अरहर की खेती ही कम होती जा रही है। तो हमको अगर उद्यमिता के दृष्टिकोण से हम बीजों की बात करें तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आज से आप एक शुरुआत पहल लें कि अगले 2-3 वर्षों तक मैं विभिन्न ज़िलों में, विभिन्न प्रदेशों में जा करके जितने भी तरह के देसी अरहर के बीज हो रहे हैं उसका कलेक्शन करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 2-3 साल आपने अथक मेहनत करी तो आपके पास लगभग 500 तरीके के अरहर के बीज हो जाएंगे। यदि आपके पास 500 तरीके के अरहर के बीज हो गए और उनको आपने अपने ही घर के छोटे से हाथे में, कहीं भी पौधे में या नर्सरी में, गमले में कहीं भी आपने बचा के रख लिया और उससे बीज का बीज मेंटेन रखा, तो आपके पास एक अरहर का बीज बैंक क्या स्थापित हो सकता है। और आने वाले 3 वर्षों के बाद आप अरहर मैन ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक एक कहें, एक आप ऐसी उपाधि भी आपको मिल सकती है कि सर्वाधिक कलेक्शन करने वाला युवा किसान या ऐसा कोई एफपीओ का जो है कोई संगठन जिसने इतने तरीके के बीजों को बचा के रखा है और जिसको भी ज़रूरत हो उसकी आपूर्ति आप अपने उद्यम के, स्टार्टअप के माध्यम से या अपने एफपीओ केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरीके से उड़द का है, इसी तरीके से आप चने में, इसी में मटर में, इसी में अलसी में, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे बीज के प्रजातियां हैं, बहुत प्रकार हैं। अगर एक ही फसल आप चुन लें तो निश्चित तौर पर मैं कहूँ कि इतने ज़्यादा उद्यम के क्षेत्र आपके पास हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। यानी अगर आप बात करें अलसी की, जैसे अलसी विलुप्त होती जा रही है तो अलसियों में आप देखेंगे कलर वेरिएशन बहुत सारे हैं। तो जा करके यदि आप अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रदेशों में अलसी की अलग अलग जो है जितनी भी प्रजातियां आपको मिल रही हैं, आप उनको लाएं और एक कैफेटेरिया रूप में एक छोटा सा छोटे छोटे जगह पे बीज को स्थापित कर करके इकट्ठा करें, तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके पास अलसी के कम से कम ना कुछ तो 400-500 प्रजातियां आपके पास इकट्ठा होंगी। हमको ध्यान करना है, केवल उस उत्पादों के बारे में पता करना है कि इससे कौन सा उत्पाद बन रहा है और उसको आप इकट्ठा करते जाइए। यानी जब आप कलेक्शन कर लेंगे और सबकी विशेषता आपको पता होगी तो लोगों को आप 2-3 वर्षों के बाद बता सकेंगे कि मेरे पास ये प्रजाति है और इस प्रजाति से आप ये लगा कर के ये उद्यम कर सकते हैं। यानी उनको भी एक सुनहरा अवसर की ओर आप बता सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास एक ऐसा अवसर रहेगा, एक ऐसा मौका रहेगा कि आप उन्हीं प्रजातियों से एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और आगे चल कर के एक प्रजाति अभी आपने इकट्ठा करी, आगे चल करके 2-3 प्रजातियां और भी आप चुन सकते हैं। या अगर आप जा रहे हैं तो दलहन की बहुत सारी प्रजातियों का कलेक्शन अगर आपने कर लिया, तो मान लीजिए अरहर लिया, चना लिया, मटर लिया, मसूर लिया, उड़द लिया, मूंग लिया, तो दलहन का ही एक बैंक बना लीजिए। तो ये आपके अंदर एक ऐसा कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपकी एक अलग पहचान होगी। और कृषि में यदि आपने पहचान स्थापित कर ली, यदि आपको जानने वाले पूरे ज़िले में या प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे हो गए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी समस्या हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस व्यक्ति की पहचान, जिसका बड़ा नेटवर्क, जिसको लोग जानते हैं, आप जो भी काम करें, आपकी एक ब्रांडिंग वैल्यू हो गई, आपकी एक वैल्यू अगर आपने कर दी, तो आप जो भी काम करेंगे आपको वो सब आदमी उसको पहचानेगा और उसको एक तरह से एक्सेप्ट करने के लिए वो रहेगा, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है। सामान्य जैसे अनाज आप पैदा करते हैं उसी तरह बीज, बस थोड़ा सा 2-3 बातें हैं ध्यान में रखने वाली कि आपको क्या करना है। एक तो पहली बात यह है कि 5 हेक्टेयर का एक एरिया, एक प्लॉट आपको इकट्ठा आपको लेना है।
5 हेक्टेयर इसलिए क्योंकि वो उसको विजिटिंग के लिए, भ्रमण करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, बीज बनाने के लिए एक तरह से आइडियल है। आप कम में भी कर सकते हैं, लेकिन 5 हेक्टेयर करते हैं तो एक आइडियल प्लॉट साइज आता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें जो है प्रॉपर तरीके से खेत साफ़ सफाई हो, जैसे कहते हैं ना कि कोई अनवांटेड वीड नहीं हो, पेस्ट नहीं हो। दूसरे पौधे यदि जम जाए, उसको फूल निकलने से पहले उखाड़ के फेंक दिया। तो अगर आपने सही से अगर उसको बीजों में परागण नहीं होने दिया, आइसोलेशन डिस्टेंस उसमें थोड़ा देखनी होती है, क्योंकि अगर आप किसी का बीज रख रहे हैं तो उसमें यह है कि क्रॉसिंग ना होने पाए। यानी अगर धान का केस में, अनाज वर्गीय केस में आप जा रहे हैं तो 3 मीटर जो आपकी फसल ली हुई है उसके 3 मीटर चारों तरफ दूसरा धान नहीं होना चाहिए। गेहूं लेने जा रहे हैं तो 3 मीटर चारों तरफ गेहूं नहीं होना चाहिए। दलहन का केस अगर है, अगर आप दलहन की फसल लेने जा रहे हैं तो 10 मीटर का एरिया चारों तरफ से, और तिलहन के लेने जाते हैं तो 50 मीटर से लेकर 400 मीटर तक जो है। तो ये एक पृथक्करण दूरी इसलिए कही जाती है कि दूसरी प्रजातियों से मिलाप न होने पाए, यानी बीज आपका गुणवत्ता में ख़राब न होने पाए। कुछ बातें यही हैं, टिप्स हैं। यदि आप ये ध्यान रखते हैं और संस्था से, उत्तर बीज प्रमाणीकरण संस्था से संपर्क करते हैं तो आपको एक टैग मिल जाएगा बाद में कि आपका बीज आपने मानक अनुरूप पैदा किया है। और अगर आपके पास टैग मिल गया तो आप ओपन मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं। यानी अनाज में अगर वो बिकेगा तो जाहिर सी बात है कम दाम में होगा, और बीज में बेचेंगे तो 2 गुना से लेकर के 10 गुना तक आप दाम पा सकते हैं। यानी ज़मीन वही, फसल वही, तरीका वही, बस केवल आपने बीज को अपना लिया और बीज उत्पादन में आप चले गए तो आपको 2 गुने से लेकर के 10 गुना तक भी फ़ायदा हो सकता है। तो बीजों से बहुत सारे सजावटी सामान, जस्ट लाइक एक चित्रकारिता की मैंने देखी थी कि एक फ़ोटो जो है फ्रेम, गेहूं से बनी हुई एक फ़ोटो दाने से, जो दाने ख़राब हो जाते हैं, यानी भूसी है, जब धान हटाने के बाद भूसी आ जाती है, उस भूसी को लगा के माँ दुर्गा की मूर्ति या किसी महापुरुष की मूर्ति अब बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। यानी जो भी अवशेष हैं, जो बीजों के अवशेष बनते हैं, उससे भी आप कलाकारी, चित्रकारी करके भी एक उद्यम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर कितनी है, कितना अच्छा सोच सकते हैं। यानी प्रकृति के सारे इन चीज़ों को, पत्तों को, बीज को, पौधे को लेकर के यदि आप उद्यमिता की बात करें तो मैं समझता हूँ कि हर जगह मुझे अवसर दिखता है। और बीजों को लेकर के यदि आप जागरूक हैं और बीजों को लेकर के आप काम करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि बीज नहीं तो कृषि नहीं, बीज पे हम दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। अगर वो बीज ख़त्म हो गए या उन्होंने बीज का रेट बहुत बढ़ा दिया तो शायद कृषि जो है, कृषि की लागत बढ़ जाएगी। तो मैं आज भी कह रहा हूँ आप सभी से, अपनी कृषि को बचाने के लिए अपने बीजों को बचा के ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाइब्रिड ना लगाएं, हाइब्रिड आप लगाएं, लेकिन अपने देसी बीजों को, परंपरागत बीजों को, गुणवत्ता बीजों को बचा के रखें। आने वाले समय में इसकी बड़ी मांग होने वाली है, और किसी के पास जब नहीं रहेगा और आपके पास रहेगा तो निश्चित तौर पे आप पूरी दुनिया में आप ये कह सकते हैं कि आप आइए मेरे पास वो बीज है, अनमोल धरोहर है प्रकृति की, और आप मुझसे लेके जाइए। यानी ये आपके पास एक अवसर होगा।